उस वक्त क्या हुआ ही नहीं था स्टार्ट, 2 बार ट्राई किया मैंने, हो गया अब तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर फिनिश कर दिया था हेल्थ एंड डिसीज, और फिर हमने शुरू भी कर दिया था नेक्स्ट चैप्टर इवोल्यूशन। क्या बेटा, एक लेक्चर पूरा तो कहाँ हुआ था, मतलब थोड़ा सा अपन ने शुरू किया था बस। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ मैं तुम लोगों से कि ऐसा हुआ होगा ना। अच्छा, एक लेक्चर भी हो गया पूरा, ओके 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 ओके, बहुत ज्यादा हो चुका है मतलब, ठीक है। एनसीईआरटी का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ तो अपन ने पहले डिस्कस कर लिया था, फिर अपन ने थ्योरीज स्टार्ट करी ओरिजिन ऑफ लाइफ की। अब बच्चों, ये ओरिजिन ऑफ लाइफ की जो थ्योरीज है ना, इनमें जो वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है, जो अपने लिए फाइनल थ्योरी है, इसके आगे अपन कोई डिस्कशन नहीं करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ का, अपने लिए ये फाइनल रहेगी ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी। इसके अंदर हमें ये समझ में आया है कि जो लाइफ का ओरिजिन हुआ है वो नॉन लिविंग से लिविंग का हुआ है। जैसे अबायोजेनेसिस वालों ने कहा था ना कि नॉन लिविंग से लिविंग बनता है, लेकिन वहां गलती ये थी, उन्होंने कहा था इंस्टेंटली बनता है, स्पॉन्टेनियसली बनता है। यहां पर ऐसी बात नहीं है, यहाँ बोला गया है स्लोली ग्रेजुअली धीरे धीरे ये काम होगा, 150 करोड़ साल लगेंगे एक सिंपल से एटम से मॉलिक्यूल बनने में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनने में, ऑर्गेनिक कंपाउंड बायो मॉलिक्यूल बनने में, और फिर उससे लाइफ के बनने में। कुछ मिनट्स में, कुछ दिन में होने वाली एक्टिविटी ये नहीं है। इसे कहा जाता है प्राइमरी अबायोजेनेसिस। प्राइमरी अबायोजेनेसिस का मतलब बस जो पहली लाइफ आई है, सिर्फ और सिर्फ पहली लाइफ की बात कर रहे हैं, वो आई है नॉन लिविंग से। अब एक बार पहली लाइफ आ गई, फिर अबायोजेनेसिस नहीं हुआ, फिर बायोजेनेसिस हुआ, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ बन गई ना अब तो, इससे नई लाइफ का आना शुरू हो गया। तो बस एक बार अबायोजेनेसिस हुआ है और आखिरी बार हुआ है, उसे हमने कहा है प्राइमरी अबायोजेनेसिस, जो है ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी, यानी कि मॉडर्न थ्योरी। अब बेटा, इस थ्योरी के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट, केमिकल इवोल्यूशन। जैसा हमने लिख रखा है, ये कंजक्टेड थ्योरी है, दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। तो वो दो चीजों में से पहली चीज है केमिकल इवोल्यूशन, दूसरी चीज है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो पहले हम शुरू करेंगे केमिकल इवोल्यूशन को। केमिकल इवोल्यूशन को ही हम कीमोजेनी भी कहते हैं। केमिकल इवोल्यूशन लिखे या हम शॉर्ट में कीमोजेनी लिखे, बात एक ही होती है। अब बेटा, केमिकल इवोल्यूशन के अंदर हमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तक, बेसिकली बायो मॉलिक्यूल्स तक जाना है। तो ये कहानी बिल्कुल बेसिक से शुरू होती है, बिल्कुल बेसिक से शुरू होती है कि सबसे पहले तो है एटॉमिक स्टेज। ये कहानी कहती है कि सबसे पहले है एटॉमिक स्टेज, यानी कि शुरुआत में सारे जो एलिमेंट्स हैं वो एटम्स की फॉर्म में है, अभी तो मॉलिक्यूल तक नहीं बना है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, पोटेशियम,
इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स चाहिए जो प्रोटोप्लाज्म बना पाए आगे जाकर, वो सारे एलिमेंट्स फ्री एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट थे। एटॉमिक स्टेज के बाद आई मॉलिक्यूलर स्टेज, या फिर इनऑर्गेनिक स्टेज भी इसको कहा जाता है, क्योंकि यहां पर जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो सभी बन चुके थे। ऑब्वियस सी बात है कि पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही बनेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। इवोल्यूशन की ये खासियत होती है कि ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ जाता है। तो मॉलिक्यूलर या इनऑर्गेनिक स्टेज में क्या हुआ बेटा, H2 बन गया, हमारा CO2 बन गया, यहाँ पर HCN बन गया, यहाँ पर NH3 बन गया। काम की बात है, जो स्पेशल चीज है यहाँ पर, मीथेन भी यहीं पर बन चुका था। और यहाँ पर बने थे नाइट्राइट्स, कार्बाइड्स, सल्फाइड्स, हाइड्राइड्स एक्सेट्रा। अब ये सब हमने सोचा कैसे कि ये सब बन चुका होगा। इसमें इस्तेमाल हुआ है बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक ट्रेंड्स होते हैं, किसके इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी किसकी कितनी है, कौन कितना रिएक्टिव है। तो ऑब्वियस सी बात है यार, अगर हाइड्रोजन के सामने ऑक्सीजन रखा हो, नाइट्रोजन रखा हो, हाइड्रोजन के सामने एक चीज और है भाई, वाटर। वाटर तो मैं लिखना ही भूल गया इस पूरे में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही क्या थी, वाटर। बाकी चीजें भी बनी ही थी। तो अगर हाइड्रोजन के सामने ऑक्सीजन रखा हो तो क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करेंगे क्या? हाईली रिएक्टिव है यार ये तो, इनफैक्ट ब्लास्ट होएगा, तुम्हें पता ही है अच्छे से इस चीज के बारे में। फ्यूल के रूप में भी रॉकेट में यूज कर लिया जाता है इस चीज को, बहुत भयंकर एनर्जी निकलती है इससे। हाँ, लेकिन हाइड्रोजन के सामने नाइट्रोजन होगा तो वो उससे भी रिएक्ट करेगा। पर ऑक्सीजन ज्यादा रिएक्टिव होता है या नाइट्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होता है? तो अगर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये तीन चीजें प्रेजेंट है तो सबसे पहले H2O बनेगा या NH3 बनेगा? H2O बनेगा, उसके बाद NH3 बनेगा। तो इसी तरह की जो केमिस्ट्री की प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, उससे हमें समझ आया कि इस ड्यूरेशन सल्फाइड बन रहे हैं तब फिर मीथेन भी बन जाएगा। इसकी इतनी रिएक्टिविटी तो है यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन की कि ये चीज भी इनऑर्गेनिक के साथ ही बन चुकी होगी। अब देखो, हमें ये सब रटना नहीं होता है। जैसे मैंने CO2 लिखा था, अभी हटा दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना CO2 नहीं बना था यहाँ पे। हमें तो फोकस करना है इनऑर्गेनिक वर्ड पे। एक एग्जाम में सवाल आया, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स would have been formed during inorganic stage? इनमें से कौन कौन से कंपाउंड्स, कौन कौन से सब्सटेंसेस इनऑर्गेनिक स्टेज में बन चुके होंगे। अब देखो, मान लो वहां पर लिखा हुआ आया ग्लूकोज, वहां लिखा आया बेंजीन, वहां लिखा आया HCl, H2SO4, वहां पर लिखा आया CO2, वहां पर लिखा हुआ आया फ्रक्टोज, वहां पर लिखा आया, मान लो सोडियम क्लोराइड NaCl लिख दिया, और वहां लिख दिया मीथेन। अब देखो हमें क्या करना है, हमें ये नहीं सोचना है कि यहाँ एग्जाम्पल लिखे हुए थे। यार दुनिया में करोड़ों, करोड़ों नहीं तो कम से कम लाखों तो होंगे ही सही इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अपन सबके नाम यहाँ लिख सकते हैं क्या? एक्सेट्रा लिख के छोड़ना पड़ेगा। हमें तो देखना है इनमें से क्या क्या इनऑर्गेनिक है। HCl हाँ इनऑर्गेनिक है, H2SO4 इनऑर्गेनिक है, CO2 इनऑर्गेनिक है, NaCl इनऑर्गेनिक है। लेकिन बस हमें याद रखना है कि हमें ऑलवेज मीथेन को भी सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये हमें बता रखा है कि मीथेन का फॉर्मेशन भी यहाँ पर हो चुका था। हाँ, ये सेलेक्ट नहीं कर सकते भाई, ये तो बहुत ही भारी लेवल के क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये इनऑर्गेनिक में नहीं बने। इनऑर्गेनिक में बस एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मीथेन है,
इसके अलावा हम सारा का सारा इनऑर्गेनिक वाला पार्ट सेलेक्ट कर लेंगे, घटना नहीं है। एग्जाम्पल्स को बस एक चीज है जो याद रखनी है, वो है मीथेन। अब यहां पर इससे रिलेटेड मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग बात भी बताता हूं। जो अभी मैंने बोला था कि H2 था, H2 ने O2 से रिएक्ट कर लिया तो बन गया H2O। तो काम की बात ये हुई, नो फ्री O2 was left। एटमॉस्फेयर में फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन बचा ही नहीं है। दूसरी चीज, H2 ने N2 से रिएक्ट किया और अमोनिया भी बना लिया है। ये दोनों चीजें क्या हो गई बेटा? फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन अर्थ। अर्थ पर बनने वाले पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन हैं? वाटर एंड अमोनिया। पर इन दोनों में से भी पहले कौन बनेगा? वाटर बनेगा। प्रायोरिटी देनी पड़े तो मैंने पहले ही लिख दिया 1 2 और तुम्हें लॉजिक भी समझा दिया है। नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव होता है, तभी तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन भरी जाती है, ऑक्सीजन थोड़ी ना भरते हैं। तो फिर ऑक्सीडाइज कर देगी चीजों को, चीजों को क्या कर देगी? ऑक्सीडाइज कर देगी। और फिर जब ये बाकी चीजें बन रही हैं, इसी दौरान क्या हुआ है, H2 के साथ ऑल्सो H2 के साथ कार्बन जुड़ा है और बन गया है मीथेन, जो कि है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मुझे यहां से दो चीजें समझ आई हैं कि एटमॉस्फेयर जो था अर्थ का, वहां से फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन गई, मतलब नॉन ऑक्सीडाइजिंग तो वो हुआ ही है। अरे साथ में रिड्यूसिंग हो गया है, अभी भी H2 बच रहा है। मीथेन अमोनिया ये रिड्यूसिंग है नेचर में, तो रिड्यूसिंग एनवायरमेंट हो गया है। अर्थ का जो इन्वायरमेंट था शुरुआती, वो ऑक्सीडाइजिंग नहीं था। एक तो फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन नहीं है, दूसरा अबंडेंस में क्या है? हाइड्रोजन है, मीथेन है, अमोनिया है। इन सब की जो प्रॉपर्टीज है वो कहीं ना कहीं रिड्यूसिंग नेचर की तरफ ज्यादा रहती हैं। और मॉलिक्यूलर स्टेज के बाद अब क्या आएगी बेटा? मॉलिक्यूलर स्टेज के बाद आने वाली है ऑर्गेनिक स्टेज। पर समझना, अभी तक तो जो कुछ भी हुआ है ये एटमॉस्फेयर में हुआ है। ये सारी चीजें कहाँ हुई हैं? एयर में हुई है, एटमॉस्फेयर में हुई है। अब अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है। देखो शुरुआत में इतना ज्यादा था कि दो एटम जुड़ के मॉलिक्यूल तक नहीं बना सकते थे, क्योंकि जब दो एटम्स पास आते हैं, जुड़ते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन अर्थ का एनर्जी लेवल, टेम्परेचर इतना हाई है कि दो एटम पास आके बॉन्ड बनाएंगे तो एनर्जी रिलीज क्या करेंगे? बाहर तो ऑलरेडी भर भर के एनर्जी है। बाई चांस एटम ने जुड़ के बॉन्ड बना भी लिया तो वो इतनी सारी एनर्जी आके फिर से इन्हें अलग कर देगी। तो शुरुआत में एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा था अर्थ का, शुरुआत के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, तो आसानी से मॉलिक्यूल्स नहीं बन रहे थे, तो एटॉमिक स्टेज चल रही थी। फिर टेम्परेचर कम हुआ तो हवा में, लेकिन ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को रिएक्ट करने के लिए 10 डिग्री 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर थोड़ी ना चाहिए, वो तो 100 200 300 500 डिग्री 800 डिग्री सेल्सियस पे भी रिएक्ट कर जाएगा। तो काफी हाई टेम्परेचर पे ये चीजें बनी, तो जितना भी वाटर बना है ये सारा भी वेपर के फॉर्म में है। ये सारा का सारा वाटर वेपर के फॉर्म में है। आज हमें जितना भी दिख रहा है ना ओशियंस में, जितना भी ओशियंस में पानी है, उस जमाने में ये कहाँ था? एटमॉस्फेयर में था। यानी कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो एक तरह से बहुत बड़ा बादल ही तो था, बहुत भयंकर पानी ही पानी प्रेजेंट था। लेकिन अब धीरे धीरे टेम्परेचर क्या हो रहा है? और कम होता जा रहा है, क्योंकि अर्थ के पास कोई सोर्स ऑफ एनर्जी थोड़ी ना है। सन से जो लाइट आएगी वो जितना हीट यहाँ दे देगा, बस उतनी ही एनर्जी रहेगी। अर्थ के पास खुद के अंदर कोई न्यूक्लियर फ्यूजन थोड़ी ना चल रहा है जैसा स्टार पे चल रहा है। तो बेटा फिर क्या हुआ इसकी वजह से? इसकी वजह से ये हुआ, एज अर्थ cooled down,
water vapor fell as torrential rains and filled depressions of earth to form primitive oceans. बेटा ये टॉरेंशियल रेंज जो है ना, तूफानी बारिशें हैं। और ये तूफानी बारिशें वो नहीं है कोटा में हुई 3 दिन 4 दिन लगातार नाले भर गए, एक आध जगह मगरमच्छ निकला है, छुट्टी करनी पड़ेगी 4 दिन। नहीं नहीं नहीं, ये उससे बहुत ऊपर की चीज है। हजारों सालों तक भाई बारिश चलेगी तब जाके समुद्र बनेंगे ना। वो 2-3 दिन की बारिश से तो गड्ढे भरते हैं और सड़कें भरती हैं। समुद्र बनाने हैं, समुद्र तो छोटा बड़ा होता है, समुद्र तो सी होता है। ओशियंस बनाने हैं, सागर बनाने हैं, महासागर बनाने हैं, इतनी बड़ी चीजें बनानी है भाई, तो बारिश जो है वो हजारों सालों तक चाहिए। और होगी भी क्यों ना, सारा पानी कहाँ है, एटमॉस्फेयर में। तो अब टेम्परेचर डाउन होगा तो वो लगातार बारिश तो करेगा ही सही। तो यहां तक का जो किस्सा चला था वो चला था एटमॉस्फेयर में, और फिर हो गई थी बारिश। और ऐसी तूफानी बारिश रही, इतने हजारों सालों तक चली कि सारे के सारे डिप्रेशन दूर हो गए और उनकी जगह ओशियन आ गए। डिप्रेशन, गड्ढे जो थे अर्थ में। तो शुरुआत की जो अर्थ थी, यहां पर हम समझ सकते हैं कि बारिश होती रहती थी, और बारिश जब होती है तो बिजली तो कड़कती है। तो यहाँ हर सेकंड बिजली कड़कती रहती थी। लाइटनिंग होती रहेगी ना भाई, इतनी सारी बारिश करा रहे हो तो हर सेकंड कहीं ना कहीं तो बिजली कड़कती ही रहेगी। बेटा ये बिजली जो कड़कती है, लाइटनिंग जो होती है, क्या फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होता है। तो यार ये चार्ज जो फ्लो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन ही तो फ्लो होते होंगे ना, और तो क्या फ्लो होता होगा। अब एक बात सोच के बताओ, एटमॉस्फेयर में अभी भी मीथेन, अमोनिया, थोड़ा बहुत वाटर वेपर तो है ना, सारा तो बरस नहीं सकता ना। अभी भी तो होती है बारिश, मतलब पहुंचता ही है ना वापिस एटमॉस्फेयर में। और इनके बीचों बीच से लगातार बार बार लाइटनिंग हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो, तो कहीं ना कहीं ये मॉलिक्यूल्स भी तो चार्ज होंगे। ये टूटेंगे फिर दोबारा जुड़ेंगे, बार बार क्या होती रहेंगी, केमिकल रिएक्शंस होती रहेंगी। जैसे आज की डेट में अगर ग्लूकोज बनाना है, आज की डेट में ग्लूकोज बनाना है, तो वाटर से H2 लिया जाता है, CO2 से उसे जोड़ा जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है। ये प्लांट फिजियो में इतना तो पढ़ा होगा ना, बेसिक, बहुत डिटेल में नहीं, बेसिक। अरे वहां पर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जरूरत पड़ती है ना, एनर्जी चाहिए ना सबके लिए। आज की तारीख में इतनी एनर्जी का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते हम, इसलिए एंजाइम्स आ गए हैं। एंजाइम जो होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन तो अभी भी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ही सही, सनलाइट को ट्रैप कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। लेकिन अभी एनर्जी की कोई कमी नहीं है अर्थ पर, इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है। हवा में कड़क रही है बिजलियां, और वो जो हवा में कड़कती है बेटा अभी भी कहीं ना कहीं तो गिरती ही है ना। तो यहाँ तो लगातार गिर रही है, पानी में भी गिर रही है, जमीन पे भी गिर रही है, मतलब सब जगह वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। तो वही रिएक्शंस यहाँ कहाँ चलेंगी, पानी में चलेंगी, इन ओशियंस के अंदर चलेंगी वो रिएक्शंस।
तो अगली स्टेज में क्या बनेंगे? हाँ, बेंजीन भी बनेगा। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेंजीन भी आएगा, इथाइल अल्कोहल भी आएगा, मिथाइल अल्कोहल भी आएगा। अगर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी होती तो उस डायरेक्शन में जाते हैं, हमें पढ़नी थी बायो। तो हम सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात नहीं करेंगे अभी, हमें बेंजीन से कोई मतलब नहीं है, हमें इथाइल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल से कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। वो जो हम लोग पढ़ते हैं ब्यूटीन ब्यूटेन अलग अलग, इतनी बातें नहीं करेंगे अपन। अपन बात करेंगे किन की? एल्डिहाइड। वो भी तो बने होंगे ना एल्डिहाइड, बहुत सारे होते हैं। हमारे एल्डिहाइड कौन से हैं? जैसे कि ग्लूकोज, शुगर्स की बात कर रहे हैं हम। कीटोन्स, हमें सारी दुनिया भर के कीटोन्स से मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन दुनिया भर के कीटोन्स बने थे, उनमें हमारे काम का भी बन गया था। कौन? फ्रक्टोज बन गया होगा, राइबोज बन गया होगा, गैलेक्टोज मैनोज एरिथ्रोज, ऐसे बहुत सारी चीजें बन गई। फैटी एसिड्स बने होंगे। अल्कोहल, अब मेरे को सारे अल्कोहल से मतलब नहीं है, हमें मतलब है किससे? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन से। हमें ग्लिसरॉल से मतलब है, क्योंकि मुझे पता है CH2OH, CHOH और फिर CH2OH, इससे मैं जोड़ूंगा 8 फैटी एसिड, एक और फैटी एसिड, एक और फैटी एसिड, तो मैं ट्राइग्लिसराइड बना दूंगा। लेकिन अगर मैंने जोड़ दिया यहाँ पर फॉस्फेट और कोलिन, तो मैं फॉस्फोलिपिड लेसिथिन बना दूंगा, फॉस्फेटिडाइल कोलिन बना दूंगा, जिसका पोलर हेड और नॉन पोलर टेल्स होती हैं। ये बनेगा तभी तो क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन आगे जाकर हो पाएगा। तो हमने सारे काम काम के क्या लिख लिए हैं? मोनोमर्स लिख लिए हैं, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स लिख लिए हैं। अमीनो एसिड्स, इधर देखना जरा। हाँ, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं बना रहा मैं, सादा स्ट्रक्चर, मीथेन है ये हाइड्रोजन हटाओ, NH3 लगाओ, लग गया। अब यहां पर तुम NH3 लगाओगे, वैलेंसी को बैलेंस करने बैठोगे। इस कार्बन के तो 4 हो, इसकी कितनी हो गई? 4। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? लेकिन बोलेंगे इसको कौन सा ग्रुप? अमोनिया ग्रुप ही कहेंगे या अमीनो ग्रुप ही कहेंगे? अमोनिया ही जुड़ा है यहाँ पर आकर, समझना बात को, जुड़ा अमोनिया ही है यहाँ पर आकर। पर अब बात यह है कि वैलेंसी को तो बैलेंस करते हुए चलना पड़ेगा। यहां पर जुड़ गया COOH, तो भाई क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर एसिड भी और अमीनो ग्रुप भी है, अरे इसी को तो अमीनो एसिड कहते हैं यार, इसी को तो अमीनो एसिड कहते हैं। यही जो चीज है वो अमीनो एसिड है, यानी कि सब्स्टिट्यूटेड मिथेन ही क्या होती है? अमीनो एसिड। इनफैक्ट पढ़ाते भी हैं अमीनो एसिड में यार, अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मिथेन। लेकिन ये केवल ग्लाइसिन है, और ग्लाइसिन का ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई सीन नहीं होता है।
क्योंकि सिमेट्रिक है या कायरल कार्बन नहीं है। लेकिन हाँ, यही H की जगह कुछ और होगा तो फिर अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स बनते जाएंगे। तो हम ये समझ रहे हैं कि सादा केमिस्ट्री की अगर इस्तेमाल करें हम नॉलेज का, तो हम अमीनो एसिड मीथेन से बना सकते हैं। नेचर ने भी बना ही लिया होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मुझे याद आ रहा है, अगर ये मीथेन है और साथ में O2 है, तो भैया अमीनो एसिड नहीं बनेंगे। मीथेन के आगे कुछ भी नहीं बन सकता अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो। समझ रहे हो बात को? मीथेन के आगे कुछ नहीं बन पाएगा अगर CO2, अगर O2 प्रेजेंट है तो। और मैं तो कहता हूं मीथेन ही क्यों, अमोनिया ले लो और ऑक्सीजन ले लो। H2O प्लस N2 भी हो सकता है, NO2 भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, NOx हो सकता है। तो बेटा अगर ऑक्सीजन रहेगा तो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आगे बन ही नहीं पाएगा ना मीथेन के। तो मुझे समझ आता है ये बात इंपॉर्टेंट क्यों है, ये स्टार मार्क क्यों लगा रखा है। याद रखना, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। आज की तारीख में जिंदगी को चलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, बट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ के ओरिजिन के लिए कीमोजेनी करानी पड़ेगी, और कीमोजेनी कराने के लिए ऑक्सीजन का एब्सेंस होना जरूरी है। क्योंकि अगर यहां पर इस जगह पर ऑक्सीजन रहता तो ये अमोनिया मीथेन ये सबको ऑक्सीडाइज करके तोड़ देता, कभी कुछ ऑर्गेनिक बन ही नहीं पाता। क्योंकि फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन एब्सेंट था, फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन एब्सेंट था, O2 गैस नहीं थी, इसलिए ये बचे रहे। और जब वो इतनी हाई एनर्जी से स्पार्क, तुम आज सोच के देखो ना, मीथेन लो एक चैम्बर के अंदर, एक बलून में मीथेन ले लो और उस पे एनर्जी भेज दो, इलेक्ट्रॉन स्पार्क कर दो, उस पे ब्लास्ट नहीं होगा क्या? बिल्कुल ब्लास्ट हो जाएगा। हम गैस जलाते हैं तो स्पार्क ही तो करते हैं लाइटर से, उस स्पार्क से जल जाता है ना वो, कि वहां अमीनो एसिड बन जाते हैं, जल जाता है ना भाई। तो वही तो दिक्कत है। अगर ऑक्सीजन रहती है और जिस हिसाब से बिजली कड़क रही है, जिस हिसाब से लाइटनिंग हो रही है, और जिस हिसाब का टेम्परेचर है, उससे तो वैसे ही पूरी दुनिया में आग लग जाती है, आग का गोला हो जाती है, और ये सब खत्म हो जाता है, केवल क्या बचता है, CO2 और वाटर ही बचता है अर्थ पे। ये सारी चीजें आगे इसलिए बन पाई क्योंकि ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में एब्सेंट था। ये स्टेटमेंट याद रखना हमेशा। एब्सेंस ऑफ O2, एब्सेंस ऑफ O2 या एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन। देखो अगर अपन ने लिख दिया एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, फिर तो गड़बड़ हो गई। तुम कह रहे हो ऑक्सीजन होना ही नहीं चाहिए, अभी ऑक्सीजन नहीं होगा तो फिर ये शुगर्स कैसे बनाओगे? OH का O कहां से लाओगे, वाटर का O कहां से लाओगे? ऑक्सीजन तो चाहिए लेकिन फ्री फॉर्म में नहीं चाहिए। एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन या फिर एब्सेंस ऑफ O2 इज नेसेसरी फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन या फिर एब्सेंस ऑफ O2 इज नेसेसरी फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। और कारण तुम समझ चुके हो, ऑक्सीजन हुआ तो मीथेन अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो कुछ आगे के ऑर्गेनिक कंपाउंड बन ही नहीं पाएंगे। अब क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था इसलिए ये सब हो पाया, और ये सब कहां हुआ है? प्रिमिटिव ओशियंस में हुआ है। अब भाई ग्लूकोज का वेपर होता है क्या? फैटी एसिड के वेपर होते हैं क्या? नहीं होते ना, ये सब पानी में हो रहा है। अब ओशियन बने तो ओशियन में अब क्या हुआ, उसी सीक्वेंस में लिखा रहा हूं चीजों को जिस सीक्वेंस में काम हुए हैं। फिर आखिरी चीज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक स्टेज। अभी बनेंगे पॉलीमर्स, यानी कि अब बारी आएगी बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की। कॉम्प्लेक्स स्टेज में आए हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो बेटा यहां पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉली सैकराइड्स की।
पॉलीसेकेराइड्स के अलावा क्या बन जाएंगे? लिपिड्स बन जाएंगे। लिपिड्स बेटा, लिपिड्स 11th क्लास की एनसीईआरटी साफ कहती है कि ये माइक्रोमोलिक्यूल है, लेकिन मिलता किसके साथ है? मैक्रो के साथ है। एसिड इंसॉल्युबल पूल में मिलता है, रिटेंटेट में मिलता है, फिल्ट्रेट में नहीं जाता। इसको शुरू से मैक्रोमोलिक्यूल का साथ पसंद है लिपिड को, बना भी उनके साथ, मिलता भी उन्हीं के साथ है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ही ऐसी है कि क्या हो जाएगा, वो पॉलीमराइज तो कभी नहीं करेगा, लेकिन एक दूसरे से चिपक के मिसेल बना लेगा, तो अपना साइज क्या कर लेगा? इंक्रीज कर लेगा। उसके अलावा यहां पर क्या थे बेटा? उसके अलावा यहां पर थे प्रोटीन्स। अमीनो एसिड जोड़ दोगे तो प्रोटीन्स बन जाएंगे ना। नॉन स्ट्रक्चरल है एंड नॉन एंजाइमेटिक है ये प्रोटीन्स, और बने यहां पर फाइनल चीज, न्यूक्लिक एसिड्स, जो कि अभी नॉन रेप्लिकेबल थे। बेटा मैंने हर एक चीज ना सीक्वेंस में लिखी है, जो चीज आसान है वो पहले लिखी है। एल्डिहाइड कीटोन का बनना आसान है, उससे कॉम्प्लेक्स है फैटी एसिड और अल्कोहल का बनना, उससे कॉम्प्लेक्स है अमीनो एसिड का बनना, और सबसे कॉम्प्लेक्स है नाइट्रोजन बेसिस का बनना। सबसे आसान है पॉलीसैकेराइड्स का बनना और लिपिड्स का बनना, पर उनसे मुश्किल है प्रोटीन का बनना, और सबसे मुश्किल है न्यूक्लिक एसिड का बनना। एक मिनट सुनना मेरी बात को। ऐसा तुमने पढ़ रखा है बायोमोलिक्यूल, और मैं थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूं। दो अमीनो एसिड है, एक अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है, दूसरा अमीनो एसिड भी सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। फर्दर तोड़ सकते हो क्या इस अमीनो एसिड को? नहीं तोड़ सकते। अब इसको तुमने तोड़ दिया तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाएगा ये अलग अलग। इनको जोड़ दिया तो क्या बन गया? डाइपेप्टाइड, बहुत सारे को जोड़ दिया पॉलीपेप्टाइड बन गया, उसी को प्रोटीन कह देंगे हम। लेकिन मैं बात करता हूं न्यूक्लिक एसिड की। सबसे पहले चाहिए तुमको नाइट्रोजन बेस, प्यूरिन पिरिमिडीन चाहिए। अब प्यूरिन पिरिमिडीन जुड़ के नहीं बना लेंगे इसको ना, उन्हें पहले जुड़ना पड़ेगा राइबोस शुगर के साथ। नाइट्रोजन बेस लिया आपने और उसको जोड़ा किससे? राइबोस शुगर से, तो सिर्फ न्यूक्लियोसाइड बना है। फिर इससे जोड़ा एक फॉस्फेट, तो न्यूक्लियोटाइड बना है। मतलब न्यूक्लियोटाइड खुद हम चाहें तो तीन अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स में ब्रेक कर सकते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड को अगर अपन तोड़ें तो एक तो फॉस्फेट बन गया जो इनऑर्गेनिक है, एक शुगर बन गया जो राइबोज है, और एक क्या बन गया? दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया जो क्या है? या तो प्यूरिन है या फिर पायरिमिडीन है। तो दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जुड़े, एक तो राइबोज शुगर जुड़ी और दूसरा जुड़ा प्यूरिन या पायरिमिडीन, और उससे जुड़ा एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो एक न्यूक्लियोटाइड बना है। अब एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा तीसरा चौथा जब जुड़ेगा तब जाकर क्या बनेगा? न्यूक्लिक एसिड बनेगा। तो तुम ही बताओ प्रोटीन बनना कॉम्प्लेक्स है या न्यूक्लिक एसिड बनना? तो सबसे कॉम्प्लेक्स जो चीज है इन सब में वो न्यूक्लिक एसिड है, और जो कॉम्प्लेक्स है फिर वो कब बनेगा? आखिरी में बनेगा। हमसे कोई पूछ ले प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड में से पहले कौन बना होगा? ऑब्वियस ही बात है, प्रोटीन बनेगा। अभी समझाऊंगा ये बाकी चीजें क्या लिखी है मैंने ब्रैकेट में। लिख लो पहले इतना सब, ताकि एक साथ में समझा सकूं सबको।
हो गया यहां तक? अब बेटा एक बात बताना मुझको कि आज की डेट में जो प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है वो ऐसे अबायोटिकली पानी में तो नहीं हो रहा है। अमीनो एसिड्स रखे हुए हो पानी में और वो जुड़े, इसके लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। इतना टेम्परेचर चाहिए कि अपने आप क्या हो जाए, दोनों अमीनो एसिड में से किसी एक से H निकल जाए, किसी एक से OH निकल जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए। हाँ ऐसा हम कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं करना, पानी लेना है, पानी के अंदर अमीनो एसिड्स डालने हैं, पानी को उबालना है बहुत देर तक और फिर ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो पानी को जब उबाला तो उस सॉल्यूशन में से क्या हुआ, वाटर का लॉस हुआ। अब जब वो ठंडा हुआ तो वाटर कहाँ से निकल गया, दो अमीनो एसिड में से निकल गया, तो दो अमीनो एसिड ने क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। लेकिन आज की तारीख में इस तरह से वाटर को बॉईल करके अमीनो एसिड थोड़ा ना बना रहा है। हमारे सेल के पास तो एंजाइम है, हमारे सेल के पास तो एंजाइम्स हैं। अब वही तुमको जो पता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है, एंजाइम का यही काम है। ये बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत ना पड़े, नॉर्मल कंडीशंस के अंदर वो क्या कर देता है, दो अमीनो एसिड में से हाइड्रोजन और OH निकाल के, वाटर निकाल के बॉन्ड बना देता है, जिसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो आज की तारीख में प्रोटीन का सिंथेसिस जो होता है, क्या वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी से होता है? यस, बिल्कुल एंजाइमेटिक एक्टिविटी से होता है। ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी से थोड़ा ना बने हैं, अभी तो एंजाइम नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अच्छा दूसरी चीज, जो प्रोटीन बन रहा है वो सेल में बन रहा है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये तो बेटा, बस जो राइबोसोम ने सिंथेसाइज करा है। प्राइमरी स्ट्रक्चर कोई स्ट्रक्चर थोड़ी ना है, बस हम कह देते हैं उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर, अदरवाइज वो तो बस क्या है, एक थ्रेड लाइक चीज है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस मॉडिफिकेशन करते हैं। आपको पता है जो प्रोटीन होता है असली में उसके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस है क्या इनको मॉडिफाई करने के लिए? इनके पास कोई ढंग का स्ट्रक्चर होगा क्या? ये ग्लोबुलर प्रोटीन की तरह एकदम स्ट्रक्चर ढंग से, क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर इतने अच्छे लेवल तक जा पाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा जा ही नहीं सकते, पर एग्जैक्ट किस सीक्वेंस में फोल्डिंग होनी है उसकी कोई गारंटी अभी नहीं है। भाई एक धागा अगर मैं लूं, उसको मैं कितनी भी तरीके से फोल्ड कर सकता हूं ना, प्रोटीन के अंदर फोल्डिंग का ठीक से होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गलत तरीके से फोल्ड कर दिया, वही है प्राइमरी स्ट्रक्चर तो, लेकिन उसकी फोल्डिंग गलत तरीके से कर दी, फोल्ड करते वक्त जो अमीनो एसिड अंदर रहने थे वो अंदर की जगह बाहर आ गए, और जो बाहर रहने थे वो अंदर आ गए, मिसफोल्डेड प्रोटीन बन जाएगा। याद करो, प्रायोन कहते हैं उसको। ये फायदा तो नहीं करते, उल्टा नुकसान करते हैं, बीमारियां भी कॉज कर देते हैं। तो अभी कोई ढंग का इनके पास स्ट्रक्चर नहीं है, ना ही ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी से बने हैं, और ना ही ये खुद एंजाइम की तरह काम कर सकते हैं। ना इनके पास खुद के पास कोई स्ट्रक्चर है, ना ही ये किसी एंजाइमेटिक एक्टिविटी से बने हैं, और ना ही ये खुद एंजाइम की तरह काम कर सकते हैं। क्योंकि मुझे याद आया, एंजाइम की तरह काम करने के लिए तो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर चाहिए, टर्शियरी स्ट्रक्चर चाहिए, उसमें जो सरफेस पर कैविटी बनती है उसी में तो सबस्ट्रेट आकर बाइंड हो। तो अभी ना ये एंजाइम की तरह काम कर सकते हैं, ना ही इनका कोई स्ट्रक्चरल रोल है। इसलिए ये कैसे है, नॉन स्ट्रक्चरल एंड नॉन एंजाइमेटिक है। पानी में ऐसे ही किसी भी रैंडम सीक्वेंस में अमीनो एसिड्स जुड़ गए हैं बस। और न्यूक्लिक एसिड के पास अभी रेप्लिकेशन का कैपेसिटी नहीं है, ये अभी खुद का रेप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसी के साथ कीमोजेनी खत्म तो हो चुकी है, इसी के साथ कीमोजेनी खत्म तो हो गई है। यहीं तक हमें आना था, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक स्टेज तक, बायो मैक्रोमोलिक्यूल तक। फिर हमें पता है कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल से क्या बनेगा, पहला सेल बनेगा। वो भी ऑब्वियस सी बात है, एक स्टेप में, एक झटके में तो नहीं बनेगा। इवोल्यूशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, बहुत सारी स्टेप्स लगती हैं। सीधा इससे ये नहीं आया तो सीधा इससे सेल भी नहीं आएगा। पर ये हमें समझ आ गया कि इसी से क्या आएगी, अब लाइफ आएगी। और ये सब कहाँ घुला हुआ है, पानी में, ओशियंस में घुला हुआ है।
और अभी टेम्परेचर अभी के कंपैरिजन में, आज के कंपैरिजन में तो हाई है, तो पानी गर्म तो है भाई। आज भी उबलते हुए पानी में बनते हैं ऐसे अमीनो एसिड को जुड़ के प्रोटीन। तो भाई अभी पानी ठीक है 100 डिग्री पे नहीं होगा, पर आज के कंपैरिजन में तो हाई है, थोड़ा गर्म है पानी, हॉट है। अब उसके अंदर बेटा ये जो चीजें हैं ये भर भर के थोड़ी ना रखी हुई है, बहुत थोड़ी बहुत है ये चीजें। ऐसा थोड़ी ना है बहुत हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना हुआ हो, बहुत ही डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। लेकिन इसी से क्या आएगी, लाइफ आएगी आगे चलकर। तो वो जेबीएस हेल्डेन का नाम पढ़ा था ना अपन ने पहले, तो याद रखना, ऑल दीज मैक्रो मॉलिक्यूल्स वर present in oceans and JBS Haldane called it hot dilute soup और प्रीबायोटिक सूप। इन्होंने कहा ये वो सूप है जिससे क्या बनेगी, लाइफ बनेगी। अभी नहीं बनी है, लाइफ के आने के पहले का सूप है ये, प्रीबायोटिक सूप है। पर क्या हम ये कह सकते हैं कि पानी के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है? और यही तो मेटाबॉलिज्म होता है, बायोमोलिक्यूल्स का बनना और टूटना। तो लिविंग रिएक्शंस तो चल रही हैं। याद है मैंने समझाया था तुमको पहले, लिविंग रिएक्शंस हैं पर लाइफ अभी नहीं है, फॉर्म ऑफ लाइफ अभी नहीं है, अब आएगी फॉर्म ऑफ लाइफ। अच्छा, ये जो बातें हमने करी हैं कि ऐसे हुआ होगा, वैसे हुआ होगा, नहीं मतलब ये पॉसिबल भी है क्या चीजें? पॉसिबल भी है क्या कि ऐसे मीथेन सब्स्टिट्यूट हो जाए और अमीनो एसिड बन जाए वाकई में? बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा हमने बकायदा करके देखा है बेटा। ये वाकई में थ्योरी है, ये पूरी हाइपोथेसिस नहीं है। इसमें बहुत सारी पार्ट्स का तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, और कुछ का तो हमारे पास नेचुरल प्रूफ भी प्रेजेंट है। ये फर्जी वाला नहीं चल रहा है कि मन की बात आई कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। करके देखा है, ऐसा हो सकता है। इंसान अगर एक एक्सपेरिमेंट में मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया और वाटर वेपर को लेकर अमीनो एसिड बना सकता है, वो भी सिर्फ 15-20 दिनों के एक्सपेरिमेंट में, तो नेचर के पास तो यार करोड़ों साल थे, नेचर के पास तो एनर्जी की भी कोई कमी नहीं थी। नेचर में ऑब्वियसली फिर ये चीज हुई होगी। अब हम देखेंगे पहले एविडेंसेस ऑफ कीमोजेनी। एविडेंसेस ऑफ कीमोजेनी, केमिकल इवोल्यूशन के एविडेंसेस।
एक तो है बेटा हमारे पास नेचुरल एविडेंस, मीटियोराइट कंटेंट। एक एविडेंस है बेटा नेचुरल, जिसे कहते हैं मीटियोराइट कंटेंट। केमिकल एनालिसिस ऑफ meteorite content revealed presence of nitrites, carbides, etc., indicating that chemogeny is occurring somewhere else too. देखो, एक तो मीटियोर होता है, स्पेस से आने वाली रॉक्स होती है, देखो बहुत सारी, हमें नहीं पता वो कहां से आ रही है, इस गैलेक्सी की भी है कि कहीं और से घूमती फिरती पहुंची है, कहीं की भी हो सकती है वो इस स्पेस के अंदर, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर की चीज भी हो सकती है, हमें नहीं पता एग्जैक्टली वो कहां से आई है, लेकिन अर्थ के तो बाहर से आई है, स्पेस से आई है, बहुत छोटा सा है अगर वो रॉक, तो जैसे ही उसको एटमॉस्फेयर मिलेगा अर्थ का, फ्रिक्शन मिलेगा, वो काफी स्पीड से आ रहा है, इतनी हाई स्पीड पे फ्रिक्शन की वजह से वो जल जाएगा और हवा में ही खत्म हो जाएगा, उसे हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं। एक होता है मीटियोराइट, उसका साइज इतना बड़ा है कि जलने के बाद भी वो बहुत सारा बच जाता है और सरफेस से टकरा जाता है, तो अगर सरफेस से टकरा जाता है तो हमारे हाथ भी लग जाते हैं। केमिकल एनालिसिस किया उसका, तो उसमें हमको वैसे कंपाउंड्स मिले जिनकी हम बात कीमोजेनी में कर रहे थे, हमें नाइट्राइट्स मिले, कार्बाइड्स मिले, हाइड्राइड, सल्फाइड, इस तरह की चीजें यहाँ देखने को मिली, साइनाइड्स, हाइड्रोजन साइनाइड, HCN, ये सब चीजें देखने को मिली, तो हमें समझ आया कि स्पेस में कहीं और भी सिमिलर रिएक्शंस चल रही है, मतलब कीमोजेनी चल रही है, तो अर्थ पे भी तो चली होगी ना भाई, अर्थ भी तो यूनिवर्स में तो स्पेस का ही पार्ट है, अर्थ भी तो स्पेस का ही हिस्सा है, वो तो अपने को फील नहीं आती है ये, पर है तो हम भी स्पेस में ही। तुम्हें क्या लग रहा है खाली एस्ट्रोनॉट है स्पेस में? हम सारे के सारे स्पेस में ही तो हैं, बस वहां अर्थ के बाहर तक थोड़ा घूम कर आ जाते हैं, है तो सब कुछ स्पेस में ही। तो बेटा बात यह है कि अगर कहीं और चल रही है तो फिर यहाँ पर भी तो चली ही होगी, ये एक नेचुरल एविडेंस है। और फिर दिमाग में एक बात और आती है कि अगर कहीं और कीमोजेनी चल रही है तो हो सकता है आगे बायोजेनी भी चली हो, इसलिए हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को ढूंढते रहते हैं। हम इस पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि अर्थ के अलावा और कहीं लाइफ होगी, बिल्कुल होगी, हम ऐसा नहीं बोल सकते और कहीं लाइफ नहीं हो सकती, तभी तो ढूंढ रहे हैं भाई, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं इस काम के। वो मार्स पे रोवर भेजा जाता है, परसेवरेंस रोवर वगैरह, तो 10-15 रुपए की चीजें थोड़ी ना है यार, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो रहे हैं, तो हम ढूंढ रहे हैं क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि कहीं और भी लाइफ होगी, बट सैडली अभी तक ऐसा मिला नहीं। हमारे पास प्रूफ केवल इस बात का है कि दुनिया में कहीं और कीमोजेनी हो रही है, बायोजेनी का एविडेंस नहीं है। इसलिए कोई भी बच्चा, ध्यान से सुन लेना इस बात को, कोई भी बच्चा
इस चीज को दिमाग में मत ले आना कि ये मीटोराइट के कंटेंट इस पे नाइट्राइट कार्बाइड का मिलना कॉस्मिक पैनस्पर्मिया को प्रूव करता है। वो तब प्रूव करेगा जब किसी मीटोराइट पे स्पोर्स मिल जाए या कोई सेल मिल जाए या कोई लाइफ मिल जाए। हमने कब मना किया कि चट्टानों के साथ इनऑर्गेनिक चीजें नहीं आ सकती? भाई चट्टान खुद एक इनऑर्गेनिक चीज है यार, हमने कभी मना थोड़ी ना किया है। हमने मना किस बात का किया है कि स्पोर विस्फोर भी नहीं आ सकते हैं, सब जल जाएगा आग में। अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बनते हैं, और अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब ये नहीं है कि बैक्टीरिया को लावा में डाल दोगे तो वो स्पोर बना लेगा कि अनफेवरेबल कंडीशन है। हर चीज की एक लिमिट होती है। और दूसरा एविडेंस है आर्टिफिशियल एक्सपेरिमेंटल, ये तो नेचुरल एविडेंस। ये है बेटा स्टैनली मिलर एक्सपेरिमेंट। इनके प्रोफेसर थे हैरोल्ड उरे। हैरोल्ड उरे की गाइडेंस में एस.एल. मिलर ने, स्टैनली मिलर ने created early earth like conditions on laboratory scale and observed formation of simple amino acids। ये एनसीईआरटी की ही लाइन है। क्या मिला था? ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, एक्सेट्रा मत लगा देना। अब यहां तीन ही चीज मिली थी यहां एग्जैक्टली। बेटा जो नाम लिखे हैं ना तीन, एग्जैक्टली यही टिक करने हैं एग्जाम में। एस्पार्टिक एसिड की जगह ग्लूटामिक एसिड नहीं कर सकते टिक। एलेनिन की जगह फिनाइल एलेनिन को टिक नहीं कर सकते हो भाई, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। फिनाइल एलेनिन में तो बेंजीन प्रेजेंट होती है, वो एरोमेटिक होता है। ये है सिंपल वाले, जिसमें वो आर जो है ना अमीनो एसिड का, वो या तो हाइड्रोजन है या मीथेन है, इथेन है। ऐसी सिंपल सिंपल सी ये चीजें हैं। पर हाँ ये बात तो समझ में आ गई, अगर इंसान इनऑर्गेनिक से ये ऑर्गेनिक बना सकता है तो फिर नेचर ने तो ऑब्वियसली ये सब कर ही लिया होगा। और तुम अमीनो एसिड की बात कर रहे हो, इंसान चाहे तो न्यूक्लिक एसिड तक बना लेता है बिना किसी एंजाइम के, केमिकल मेथड से, बिकॉज ऑफ H.G. खुराना। हरगोबिंद खुराना नाम के एक बहुत महान साइंटिस्ट थे इंडिया के। उन्होंने ऐसी टेक्निक्स डेवलप करी कि आप आर्टिफिशियली अपनी मर्जी से जैसा चाहो वैसा आरएनए, वैसा डीएनए, वैसा जीन, वैसा प्रोटीन सब लैब में बना सकते हो। और तो और एंजाइम की जरूरत नहीं है, अपनी पसंद से लो नाइट्रोजन बेस। तुम्हें ए के बाद जी जोड़ना है तो ए के बाद जी ही जुड़ेगा, बस केमिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए। केमिकल मेथड से
बिना किसी एंजाइम के। तो समझ रहे हो, यहां पर भी तो एंजाइम नहीं थे ना। बिना किसी एंजाइम के अमीनो एसिड भी बन जाते हैं, बिना किसी एंजाइम के प्रोटीन भी बन जाता है, न्यूक्लिक एसिड भी बन जाता है। ऐसे हमारे पास एविडेंसेस हैं, एक्सपेरिमेंटली हमने ऐसा करके देख रखा है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए थोड़ी सी बात और है कि यहां पर लिख दिया है अर्ली अर्थ कंडीशंस के लिए, अर्ली अर्थ लाइक कंडीशन। अब हमसे पूछ लिया जाए कि अर्ली अर्थ कंडीशंस कैसी रही होंगी, तो बेटा सिंपल सी बात, हाई टेम्परेचर रहा होगा। ये तो अपन बार बार कह ही रहे हैं, हाई टेम्परेचर। वहां लाइटनिंग हो रही होगी, अभी समझाया तुमको, लाइटनिंग होगी तभी तो एनर्जी आएगी इन चीजों की। फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन एब्सेंट है, हाइड्रोजन मीथेन अमोनिया हाई है, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है। इन शॉर्ट एटमॉस्फेयर कैसा है, रिड्यूसिंग है। तुम्हें बताया है फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन एब्सेंट होना चाहिए, ठीक है ना बात। अब एक बात बताओ, अगर ऑक्सीजन O2 फॉर्म में नहीं है तो O3 में भी तो नहीं हो सकता ना। तो ओजोन है क्या अभी? ओजोन नहीं है तो यूवी लाइट को आने से कोई रोक सकता है क्या? अभी नहीं रोक सकता। तो भर भर के यूवी लाइट, हालांकि नॉन आयोनाइजिंग पर आ रही। अच्छा एक चीज और बताना, अभी भी वॉल्केनिक एरप्शंस होते हैं। अभी तो क्या है, बहुत ठंडी हो चुकी है 450 करोड़ सालों में, तो लावा उतना नहीं बह रहा है। उस वक्त तो नई नई ताजा ताजा अर्थ बनी थी, तो ज्वालामुखी भी फट रहे होंगे भयंकर रोज के। तो वॉल्केनिक स्टॉर्म्स आते थे उस जमाने में, तूफान, बाढ़, पानी की नहीं, लावा की आया करती थी। वो जमाना था, वो वॉल्केनिक स्टॉर्म्स आते थे। अच्छा आज की तारीख में यूरेनियम मिलता है, प्लूटोनियम, पोलोनियम, थोरियम सब मिलता है ना, ये रेडियो एक्टिव। और बढ़िया भर के मिलता है ना, इतना मिलता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर चला रहे थे अपन ने, बिजली बना रहे हैं उससे। इन चीजों की हाफ लाइफ होती है, यानी कि जब इनकी हाफ लाइफ हो जाएगी तो ये आधे हो जाएंगे क्वांटिटी में। सही बात है ना, यही तो होती है हाफ लाइफ। इसका मतलब ये है कि इनकी हाफ लाइफ को उल्टा देखें तो क्वांटिटी डबल भी होती जाएगी इनकी, पास्ट में जाए तो इसके डबल होंगे, तभी तो अब जाके आधे हुए होंगे। यार 450 करोड़ बार तुम चलाओगे, 450 करोड़ साल में सोच के देखो ना कितनी हाफ लाइफ निकल चुकी है इनकी। तो आज कोई चीज 1 टन मिल रही है तो कितने हजारों लाखों टन रही होगी वो उस जमाने में। तो इतना सारा रेडियो एक्टिव मटेरियल था उस जमाने में अर्थ पे, तो रेडिएशन की भी कोई कमी नहीं थी। मतलब एनर्जी की इन शॉर्ट कोई कमी नहीं थी। और एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग था। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर में तो लेके जा नहीं सकते इस सेटअप को, लेकिन बिजली तो बना सकते हैं ना। तो इन्होंने करा एक चालाकी वाला काम, इन्होंने लिया एक कांच का फ्लास्क, है ना, डोरेमोन नहीं है ये, कांच का एक फ्लास्क है। इस कांच के फ्लास्क में इन्होंने क्या किया ना बेटा, कांच के फ्लास्क में इन्होंने इलेक्ट्रोड्स को लगा रखा है। इलेक्ट्रोड तो समझते ही हो तुम, टंगस्टन की है इलेक्ट्रोड। इस फ्लास्क के अंदर क्या लिया है इन्होंने, इस फ्लास्क के अंदर लिया है H2O गैस फॉर्म में, वेपर लिया है, हाइड्रोजन लिया है, मीथेन लिया है और अमोनिया लिया है। शुरुआती अर्थ के एटमॉस्फेयर में यही तो चीजें थी, इन चीजों को ले लिया है, इन चीजों को ले लिया है एक कांच के फ्लास्क। अब जैसा मैंने कहा न्यूक्लियर रिएक्टर में तो रखेंगे नहीं इसको जाके, पर एक चीज है जिसकी मिमिक्री करना, जिसकी कॉपी करना बेहद आसान है, वो है बिजली। बिजली कड़कती है और बिजली अपन बनाते भी है। तो कुछ नहीं करना है, हाई वोल्टेज अप्लाई करना है, 40,000, 50,000, 70,000 वोल्ट। तो भयंकर वाला स्पार्क नहीं होगा क्या यहाँ पे?
भयंकर वाला स्पार्क होगा। तो एनर्जी की बात आ गई ना यार, उस जमाने में भी तो यही सब चल रहा था, और ये काम तो हवा में ही चल रहा था ना। तो हवा के अंदर वहां बिजलियां कड़क रही थी, यहाँ हमने बिजली को पास करा दिया है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करा दिया है। फिर देखेंगे क्या बनता है। तो देखा ना क्या बना, ग्लाइसिन, एलेनिन और एसिड बन गया। लेकिन मुझे याद आया कि ये एक्सपेरिमेंट टाइम मशीन को यूज करते हुए पास्ट में जाके थोड़ी ना करा है, ये एक्सपेरिमेंट तो अभी करा है ना लैब। तो अभी तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। ऐसे में काम आएगा वैक्यूम पंप। याद रखना, यूज्ड वैक्यूम पंप टू ड्रॉ आउट O2 फ्रॉम सेटअप। और फिर बेटा इस सेटअप में से जब ये चलता रहा एक्सपेरिमेंट, तो फाइनली एक दिन जब चेक किया गया कि क्या बन गया, तो क्या बने हुए मिले, अमीनो एसिड्स। और अमीनो एसिड में भी वो तीन ही मिले थे जिसका नाम अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं। सेटअप तो बहुत बड़ा था ये एक्सपेरिमेंट का, है ना। उसका मेन पार्ट जो है ना वो ये है, जहां सब कुछ हुआ है। जो मेन पार्ट है वो ये पार्ट है जिसका मैंने डायग्राम बनाया है। ये जो चीज है बना लो, ये तो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रिक स्पार्क है। और बेटा ये स्पार्क मतलब छोटा मोटा स्पार्क नहीं है, इतना पावरफुल है कि इससे जो टेम्परेचर था ना यहाँ का, वो टेम्परेचर हो गया 800 डिग्री सेल्सियस। पानी को उबालने से नहीं होता है 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इस इलेक्ट्रिक स्पार्क से हुआ है टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस। और ये सब कहाँ हो रहा है, स्पार्क फ्लास्क में हो रहा है। अब देखो, वो हरगोविंद खुराना जी वाली जो बात है ना, वो तो एनसीईआरटी ने जेनेटिक्स में और उधर बायोटेक में करी है ना, वो बात यहाँ नहीं करी है। कर सकती थी एनसीईआरटी बात यहाँ पे भी, वो चाहती थी।
वो भी एक एविडेंस ही है, पर अब नहीं लिखा है तो फिर नहीं लिखा है। लेकिन एनसीईआरटी ने कुछ और लिखा है जो हमें याद रखना है। इन सिमिलर experiments, other scientists observed formation of fats, pigments, sugars, nitrogen bases, etc. मतलब सारे के सारे बायो माइक्रोमोलिक्यूल की ही बात करी है एनसीईआरटी ने इस चैप्टर में। एनसीईआरटी ने ये नहीं बताया कि हम मैक्रोमोलिक्यूल भी बना चुके हैं। इस चैप्टर के हिसाब से तो लिमिटेड है बात यहीं तक, और वाकई में लिमिटेड वर्ड का इस्तेमाल भी करा एनसीईआरटी ने। फिर एनसीईआरटी ने कहा हमारे पास कुछ लिमिटेड ही तो एविडेंस है, कोई बहुत सारे एविडेंस तो है नहीं ना। तो विद दीज लिमिटेड एविडेंसेस, with these limited evidences, first part of our conjectured story was more or less accepted. इन कुछ लिमिटेड एविडेंसेस के साथ क्या हुआ है, जो पहला पार्ट था हमारी कंजक्टेड स्टोरी का, वो पहला पार्ट एक्सेप्ट कर लिया गया है। कुछ लोगों ने 100% एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा, कुछ ने 50% कर लिया, कुछ कह रहे हैं कि हाँ यार ऐसा हो गया पर इससे सेल थोड़ी ना बन जाएगा। समझ रहे हो बात को, मतलब कुछ कुछ इस तरह की बात है। लेकिन रिजेक्ट कोई नहीं कर सका है, तो समझ रहे हो ना बात को, रिजेक्ट कोई नहीं कर सकता। अब ये है कि तुमसे एक्सेप्ट हो रहा है हंसी खुशी तो ठीक, वरना रोके करो एक्सेप्ट तो इसी को करना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी ने यही लिख रखा है कि जो कीमोजेनी वाला पार्ट है इट वाज मोर और लेस एक्सेप्टेड, रिजेक्ट नहीं है, एक्सेप्टेड है बिल्कुल। और फिर इसके बाद शुरू होगा सेकंड पार्ट और आखिरी पार्ट थ्योरी का, जो है बायोजेनिक। इस चैप्टर का जो पहला पार्ट था वो था ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ का आखिरी जो टॉपिक है वो है बायोजेनी। अब हम फाइनली देखेंगे इस सब से लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन यानी कि बायोजेनी। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन या फिर बायोजेनी की अगर हम बात करें तो हमें याद आता है कि कीमोजेनी की आखिरी स्टेप में मेटाबॉलिज्म तो स्टार्ट हो ही चुका था, पानी में लिविंग रिएक्शंस तो चल ही रही थी। अब बस बात इतनी सी है कि एक फॉर्म लाना है, एक पर्टिकुलर शेप साइज, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जिसके अंदर अब ये सब हो, खुले पानी में ना हो। और ये शेप साइज वाला स्ट्रक्चर जो है
ये खुद से अपना प्रोटीन एंजाइमेटिक एक्टिविटी से बना कर सके, अपने न्यूक्लिक एसिड को रेप्लिकेट कर सके, रिप्रोड्यूस भी कर सके, अपनी कॉपी बना सके, ताकि प्री एग्जिस्टिंग से नॉन एग्जिस्टिंग लाइफ, सॉरी प्री एग्जिस्टिंग से न्यू लाइफ आए, बायोजेनी चल सके। पर ये सब तो तब होगा ना जब पहले न्यूक्लिक एसिड के पास सेल्फ रेप्लिकेशन आएगा। अभी तो न्यूक्लिक एसिड के पास ही सेल्फ रेप्लिकेशन नहीं है। तो अभी तो बेटा बात ये है कि पहली स्टेज में तो लाइफ है ही नहीं, बस लिविंग रिएक्शंस है। बात है प्रोटो बायोन्स की। बेटा बायोन्स का देखो, बायो होता है लाइफ और बायोन का मतलब होता है फॉर्म ऑफ लाइफ। बायोन्स होते हैं फॉर्म ऑफ लाइफ। केवल लाइफ लिखना होता है तो हम बायो लिख देते हैं, पर लाइफ का कोई फॉर्म है तो बायोन्ट कहलाता है। जैसे सिम्बायोन्स, कोई फॉर्म है जो सिम्बायोसिस करके साथ में रह रही है तो सिम्बायोन्ट कहते हैं। तो ये बायोन्ट नहीं है। प्रोटो मतलब प्रोटो ऑन्कोजीन। प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन नहीं होता, वो ऑन्कोजीन के पहले का स्टेज होता है। ये फॉर्म ऑफ लाइफ नहीं है, लेकिन फॉर्म ऑफ लाइफ के पहले का स्टेज है। तो प्रोटोबायोन्ट्स की अगर हम बात करें तो बेटा एक फिल्म है वाटर की, पानी की परत है, जिसके अंदर क्या है, सारे के सारे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। अरे मतलब क्या हुआ, ये बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ गए हैं। तो क्या बन गई है, एक कोलॉइडल ड्रॉपलेट बन गई है, या फिर क्लस्टर आप उसे कह सकते हैं। ये प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड सब एक दूसरे से चिपकते जा रहे हैं। अरे वेंडर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वगैरह तो चलेगा ही सही ना, अब इनके आपस में कोई ना कोई बॉन्डिंग वगैरह तो होगी ही सही ना। तो एक दूसरे से चिपक गए हैं, अब ट्रू सॉल्यूशन नहीं रहा, अब कोलॉइडल सॉल्यूशन बन चुका है। और कोलॉइडल सॉल्यूशन बन चुका है, कोलॉइडल पार्टिकल के आसपास तो वाटर की ही फिल्म होगी ना। अभी लिपिड बाइलेयर नहीं है, अभी क्या है, वाटर फिल्म है। और सबसे खास बात, वाटर की फिल्म में होता है सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन की वजह से क्या मिलेगा इसको, पार्शियल आइसोलेशन। हाँ, जैसा आइसोलेशन लिपिड बाइलेयर देती है वैसा तो नहीं, बहुत ही लो लेवल का है, पर है तो सही भाई, पार्शियल आइसोलेशन। एक्वेरियम के अंदर फिश टैंक होता है, एक्वेरियम होता है, उसमें ऑक्सीजन लगा रखी होती है हमने, एयर का बबल बनता है, तो सारा का सारा ऑक्सीजन पानी में घुल जाता है क्या, वो बबल ऊपर नहीं आता क्या सरफेस तक, आता है ना। तो वो जो बबल है, एयर बबल है पानी के अंदर, पानी के अंदर जो एयर बबल है, उसमें ऐसा क्या है जो सारी की सारी एयर को पानी में घुलने से रोक रहा है, उस बबल की बाउंड्री क्या है, उस बबल की बाउंड्री पानी ही तो है, लेकिन वो पानी नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, उसमें सरफेस टेंशन है। तो पानी की फिल्म ही पानी से, बचे हुए पानी से उस एयर को अलग कर रही है। हालांकि तुम समझ रहे हो ये बेहद लो लेवल का आइसोलेशन है, लेकिन है तो सही। तो वाटर की फिल्म पार्शियल आइसोलेशन प्रोवाइड करने की कैपेसिटी रखती है। इनफैक्ट एक मॉस्किटो जो होता है या एक कीड़ा जो होता है पानी पे बैठ जाता है, डूबता नहीं है, वाटर टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। लेकिन वही बैठ सकते हैं, हम सोचे हम भी पैर रख के खड़े हो जाए, बहुत लो लेवल का है वो, बहुत ही ज्यादा लो लेवल का। हाँ यही, अगर प्लास्टिक की एक बड़ी सी चादर बिछी हुई हो और हम उस पर खड़े हो जाए, तो वो इतनी बड़ी और मोटी चादर है कि हाँ वो तो हमें फिर डूबने से रोक लेगी, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है।
तो पानी की मेम्ब्रेन भी आइसोलेशन प्रोवाइड करती है, लेकिन बेहद घटिया लेवल का पार्शियल आइसोलेशन प्रोवाइड करती है। और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? अरे यार नॉन लिविंग है, उसका नाम चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं लाइफ का फॉर्म नहीं हूं, मैं नॉन लिविंग थिंग हूं। नॉन लिविंग बट एग्जिबिट सिंपल मेटाबॉलिज्म। तो ये कौन सी नई बात है? ये नहीं था, उसके पहले से चल रहा है मेटाबॉलिज्म। तो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल से मैक्रो बने तो है। मेटाबॉलिज्म आना कोई नई बात नहीं है यहाँ पर। ये जो शेप, हाँ शेप तो है ना, लेकिन ये स्ट्रक्चर नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। लेकिन लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है मेटाबॉलिज्म, लेकिन साथ में ये भी तो होता है कि उसमें इंट्रिंसिक ग्रोथ होनी चाहिए। ये इंट्रिंसिक ग्रोथ कर सकता है क्या? और ये अपनी कॉपी बना पाएगा क्या? ये सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। अगली समस्या जो है भाई इसके साथ, वो ये है कि ये ग्रोथ बाय अक्यूमुलेशन करता है। ये करता है ग्रोथ बाय अक्यूमुलेशन, यानी कि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ करता है। बाहर से क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है किसी मॉलिक्यूल को, तो उसकी साइज बढ़ जाती है। दो एयर बबल जुड़ के बड़ा एयर बबल बन जाते हैं। अरे एक ट्रू ग्रोथ थोड़ी ना है, ये तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। और अगली चीज, रिप्रोड्यूस भी तो नहीं कर सकते। मेरी बात सुनना, एक मिनट मेरी बात सुन लेना, मैं भूल जाऊंगा नहीं तो बाद में, जब भी याद आई। ये बात बिल्कुल सही होती है कि रिप्रोडक्शन इज नॉट अ वाइटल इवेंट और एक्टिविटी फॉर एन इंडिविजुअल। एक इंसान रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो मर नहीं जाएगा, वो अपनी पूरी जिंदगी जितनी भी है उतनी जिएगा। रिप्रोडक्शन एक वाइटल प्रोसेस नहीं है एक इंडिविजुअल के लिए। लेकिन सोच के देखना, सारे इंडिविजुअल, सारे इंसान रिप्रोड्यूस करना बंद कर देंगे, तो जब ये मर जाएंगे तो कोई इंसान बचेगा क्या? अच्छा इंसान के ऊपर चलते हैं, सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है अर्थ पर, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, सारे के सारे रिप्रोड्यूस करना बंद कर दें। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल के लिए तो रिप्रोडक्शन एक वाइटल प्रोसेस है नहीं। लेकिन कभी तो मरेंगे ना, अमर तो नहीं है ना ऑर्गेनिज्म। जब सारे ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे तो लाइफ बचेगी क्या? तो एक इंडिविजुअल के लिए तो रिप्रोडक्शन वाइटल प्रोसेस नहीं है, बट रिप्रोडक्शन इज वाइटल प्रोसेस फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। अगर ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते तो फिर लाइफ तो कंटिन्यू हो ही नहीं पाएगी। तो ये किसी काम के नहीं है। हाँ लेकिन एक फॉर्म तो आ चुकी है, बस अब दो काम ही तो करने हैं। एक तो इसमें इंट्रिंसिक ग्रोथ करा दो और दूसरा इसमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी डलवा दो। रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी डलवा दो मतलब, अरे सिंपल सी बात, न्यूक्लिक एसिड को कैसा करवा दो, सेल्फ रेप्लिकेटिंग करा दो, हो गया हमारा काम। बन जाएगा फॉर्म ऑफ लाइफ। ये फॉर्म तो है पर लाइफ नहीं है। अब बनेगा अगली स्टेप में फॉर्म ऑफ लाइफ, ईओ बायोन। अब बनेगा बेटा ईओ बायोन, यानी कि प्रोटो सेल। अगली स्टेज है ईओ। ईओ मतलब नए या पहले, ये पहला फॉर्म ऑफ लाइफ है ईओ। नियो होता है नया, ईओ मतलब पहला, पहला फॉर्म ऑफ लाइफ। पहली बार कोई शेप साइज रखने वाली चीज आई है जो जिंदा है। इसी को कहा हमने प्रोटो सेल। अब नाम चीख चीख के कह रहा है कि मैं सेल नहीं हूं, मैं प्रोटो सेल हूं, सेल के पहले का स्ट्रक्चर हूं। और याद रखना ये 3 बिलियन ईयर अगो आया, मतलब यही क्या है वो जो एनसीईआरटी ने लिख रखा है, नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ।
तो कुछ नहीं हुआ बेटा, एक दिन घूमते फिरते कहीं ना कहीं जो ये नॉन रेप्लिकेटिंग न्यूक्लिक एसिड था, इसमें हो गई म्यूटेशन और ये बन गया सेल्फ रेप्लिकेटिंग न्यूक्लिक एसिड। किसकी वजह से हुआ ये? म्यूटेशन की वजह से हुआ। एक म्यूटेशन की वजह से ऐसा हुआ। म्यूटेशन कौन कॉज कराता है? यूवी रेज भी कराती है, रेडिएशन भी कराता है। इन चीज की कोई कमी है क्या? कोई कमी नहीं है, तो आराम से म्यूटेशन हो गई होगी। पर एक दिक्कत है बेटा, मैंने तुम्हें एक दिन बताया था कि म्यूटेशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे बीटा चेन में एक म्यूटेशन से थैलेसीमिया होता है, पर दूसरे टाइप की म्यूटेशन से सिकल सेल एनीमिया होता है। और बीटा चेन वाले जीन में म्यूटेशन होने से एनीमिया होता है। ए टाइम के जीन में म्यूटेशन नहीं होता है, उससे एससीआईडी होता है। क्या हम बता सकते हैं ये कौन से टाइप की म्यूटेशन थी? क्या हम बता सकते हैं कौन से जीन की म्यूटेशन थी? नहीं बता सकते ना। मतलब उस न्यूक्लिक एसिड के कौन से पार्ट में, उसको मैं जीन से रेफर कर रहा हूं, कौन से पार्ट में म्यूटेशन थी नहीं बता सकते ना। जैसे आज तो हम बता सकते हैं ना कि बीटा चेन बनाने वाले पार्ट में, यानी कि उसको जीन कह दिया, उस पार्ट में म्यूटेशन हुई है। हमने कह दिया कि म्यूटेशन से बना, पर सच्चाई ये है जो एनसीईआरटी ने लिख रखी है, वी हैव नो आइडिया हाउ द फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ अरोज। हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि कैसे पहली बार खुद का रेप्लिकेशन करने वाला मेटाबॉलिक स्ट्रक्चर बना होगा, क्योंकि हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कौन से टाइप की म्यूटेशन रही होगी, न्यूक्लिक एसिड के किस पार्ट में हुई होगी, जिसकी वजह से सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी आई। हाँ, काम तो म्यूटेशन से ही हुआ होगा। समझ गए बात को? तो आज के लिए इतना ही, फिर इसके आगे बच रहा है अभी तो ईओ बायोन पूरा, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आप लोग डिसीज के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर लेना।